इन साथियों, स्वागत है आप सभी का क्लास 12th बायोलॉजी की एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में। तो आज की इस प्यारी सी वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 20 महत्वपूर्ण टिप्पणियां। पूरी किताब से आप लोग के 20 महत्वपूर्ण टिप्पणियां लेकर के आए हैं, यानी कि शॉर्ट नोट्स। तो ये जो 20 शॉर्ट नोट्स हैं ये आपकी पूरी पूरी किताब के हैं, यानी संपूर्ण बायोलॉजी के 20 महत्वपूर्ण टिप्पणियां। तो ये जो टिप्पणियां हैं या शॉर्ट नोट्स इनको बोल लीजिए, तो एक शॉर्ट नोट्स बच्चों 3 नंबर का आता है। तो अगर इसमें से 5 शॉर्ट नोट्स भी आप लोग के एग्जाम में आ जाते हैं तो यहाँ से आप लोग को 15 नंबर मिलने वाले हैं। ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है, आपको पूरा विस्तार से हम समझाएंगे क्वेश्चन कैसे लिखना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है एग्जाम में आपको, ताकि एग्जाम में उसमें नंबर ना काट पाए। पूरा प्रोसेस आपको समझाएंगे, बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए आज की इस प्यारी सी वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है मेरा, जीन चिकित्सा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी कि जीन चिकित्सा क्या होती है, इस पर आप लोग को एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो भैया इसका आंसर देख लो, बहुत ही सिंपल शब्दों में आप लोग के लिए लिखा है, ताकि आप लोग को एक ही बार में समझ में आ जाए और याद करने की जरूरत तो इसमें बिल्कुल भी ना पड़े। तो जीन चिकित्सा में किसी मनुष्य में उपस्थित दोषपूर्ण जीन को स्वस्थ व क्रियाशील जीन में बदला जा सकता है। यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो जीन होते हैं, जो डीएनए के अणु होते हैं, जिनकी वजह से हमारे शरीर में कुछ अगर दिक्कतें हो रही होती हैं, जैसे डायलिसिस वगैरह होता है, आप लोगों ने सुना होगा, कैंसर के जो मरीज होते हैं उनका, तो वो वहाँ पर इसी चिकित्सा का यूज़ किया जाता है कि जो उनके खराब जीन होते हैं, जो दोषपूर्ण जीन होते हैं, उनको हम लोग बदल देते हैं। ठीक, तो वो तो थी खून की बात है ना, डायलिसिस में, लेकिन यहाँ पर जीन बदले जाते हैं। तो जीन चिकित्सा में किसी मनुष्य में उपस्थित दोषपूर्ण यानी जो खराब हो गए हैं जीन, उनको स्वस्थ एवं क्रियाशील जीन में बदला जा सकता है। जीन चिकित्सा द्वारा किसी बच्चे या भ्रूण में चिन्हित किए गए जीन के दोषों का सुधार भी किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि अगर कोई जैसे बच्चा है किसी पेट में या फिर भ्रूण है, तो उसमें चिन्हित किए गए जीन के दोषों का सुधार भी किया जा सकता है। यानी कि अगर उसमें जीन बचपन से खराब हो रहे हैं तो उसको भी सही किया जा सकता है। इसमें रोग का उपचार करने के लिए स्वस्थ जीन को व्यक्ति की कोशिकाओं या ऊतकों में प्रवेश कराया जाता है। यानी कि जो हम लोग जीन को बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, यानी कि जो स्वस्थ और एक्टिव जीन होगा उसको हम लोग मनुष्य के शरीर में कोशिका के थ्रू, यानी कि जो नसें होती हैं, जो सेल्स होते हैं, उसके थ्रू हम लोग उसमें प्रवेश कराते हैं, जो कि अपने आप वहाँ पहुँच के पुराने वाले जीन को रिप्लेस कर देता है। तो ये होता है बच्चों जीन चिकित्सा, और यही आप लोग को लिख के आना है एग्जाम में। और इसका ये लिख लेना, इसका पहला प्रयोग 1990 में किया गया था। ये हेडलाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको ये पेन का कलर चेंज करके लिखना है ताकि अलग से हाईलाइट हो। ठीक है, यानी अगर पूरा आंसर आप लोग ब्लू से लिखा है तो ये ब्लैक से लिखिएगा कि 1990 में इसका पहला प्रयोग किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्लाज्मिड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये क्या होता है प्लाज्मिड? ठीक, तो प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड किसी कोशिका में एक छोटा डीएनए अणु होता है जो गुणसूत्रों के डीएनए से अलग होता है। आपको पता होगा डीएनए, आप लोगों ने पढ़ा होगा, बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, डीएनए तो जानते ही होंगे, गुणसूत्र जानते होंगे। तो जो डीएनए के जो गुणसूत्र होते हैं हमारे शरीर में, उसके जो डीएनए होते हैं वो अलग होते हैं, और प्लाज्मिड के जो डीएनए होते हैं वो अलग होते हैं। तो यह स्वतंत्र रूप से अपना प्रतिरूप बना सकता है। कहने को यह है कि जो प्लाज्मिड है ये चाहे तो अपनी फोटोकॉपी कर सकता है हमारे शरीर के अंदर, यानी अपने जैसे कई छोटे छोटे ये डीएनए के अणु पैदा कर सकता है। ये अधिकतर बैक्टीरिया से छोटे गोलाकार 2 रज्जुओं वाले डीएनए अणुओं के रूप में मिलते हैं। ठीक है, हमारे शरीर के अंदर ये रज्जुओं के रूप में पाए जाते हैं छोटे डीएनए के अणु। ठीक, उसके बाद है यहाँ पर कि जहाँ गुणसूत्रों का डीएनए जीव को सूचना देता है, तो वहाँ प्लाज्मिड डीएनए असाधारण परिस्थितियों में जीव को लाभ पहुँचा सकता है। जो हमारे गुणसूत्र होते हैं, हमारे गुणसूत्र के डीएनए होते हैं, वो हमको भैया सूचना देता है। जैसे कि आप किसी गर्म चीज़ को एकदम से हाथ में पकड़ लो, है ना, ये गर्म पानी आपके हाथ में अगर गिर जाए तो एकदम से आप क्या करोगे, हाथ तुरंत झटके से पीछे कर लोगे। तो उसका कारण यही होता है कि जो डीएनए के अणु होते हैं वो हमारे मस्तिष्क को सूचना देते हैं जा करके कि जल्दी से हाथ पीछे करो, यहाँ पर गर्म लग रहा है। तो वो काम होता है गुणसूत्रों के डीएनए द्वारा। और यहाँ पर है कि वहीं पर प्लाज्मिड जो होता है वो डीएनए असाधारण परिस्थितियों में जीव को लाभ पहुँचा सकता है। ठीक है, मतलब अगर कोई ऐसी सिचुएशन बन रही है जिसमें आपको खतरा हो सकता है, तो वो हमारे शरीर को इसकी इन्फॉर्मेशन देता है प्लाज्मिड का डीएनए। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा है बच्चों यहाँ पर, स्टेम कोशिका क्या होती है, इसके बारे में समझाइए। तो स्टेम कोशिकाएं क्या होती हैं? एक तरह से इसको याद कर लो कि हमारे शरीर में जो कोशिकाओं में टूट फूट होती है ये उनकी मरम्मत करती हैं। चलिए आंसर पढ़ते हैं इसका। स्टेम कोशिकाएं या मूल कोशिकाएं, ठीक, ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनमें शरीर के किसी भी अंग को, ठीक, शरीर के किसी भी अंग को हम लोग क्या करते हैं,
तो शरीर के किसी भी अंग को कोशिका के रूप में विकसित करने की क्षमता होती है। ठीक, इसके साथ ही ये अन्य किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में बदल सकती हैं। इन कोशिकाओं को शरीर में किसी भी प्रकार की कोशिका की मरम्मत के लिए प्रयोग किया जा सकता है। यानी कि अगर हमारे शरीर में कोशिका की कोई टूट फूट हो गई है तो उसको ये चेंज कर सकती हैं, उसकी ये मरम्मत कर सकती हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनके द्वारा हृदय रोग, बहरापन, रक्त कैंसर यानी कि ब्लड कैंसर जो होता है उसका उपचार किया जा सकता है। बहरापन जो होता है हमारे में उसका भी कारण होता है, जैसे पर्दा कान का फट जाता है तो हमें सुनाई नहीं देता, तो वहाँ पर ये स्टेम कोशिका वाली जो थेरेपी होती है ये बहुत ही ज़्यादा काम आती है इन सब रोगों में। क्लियर हो गए यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अमीवीय पेचिस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और एक चीज़ आप लोग से और कहेंगे कि अगर आपको इसके नोट्स PDF चाहिए तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कि आपको मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। जाके वहाँ आप चाहो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि सारे नोट्स आप लोग को वहीं पर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर अमीवीय पेचिस पर संक्षिप्त टिप्पणी हमको लिखनी है। क्या होती है अमीवीय पेचिस? अमीवीय पेचिस जो होती है वो एंट अमीवा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ के द्वारा होती है। यानी हमारे शरीर में जो एक प्रोटोजोआ पाया जाता है एंट अमीवा हिस्टोलिटिका, उसके कारण हमें अमीवीय पेचिस झेलनी पड़ती है। यह आंत में विकर स्रावित करके घाव पैदा कर देता है। ठीक, तो ये एक तरह से रोग होता है हमारे शरीर में अमीवीय पेचिस। इसका काम केवल इतना होता है कि आंत में भैया पहुँच के एक प्रकार का ये रस वहाँ पर स्रावित करता है। जैसे हमारे शरीर में कई सारे रस उत्पन्न होते हैं, आपको पता होगा, अग्नाशय रस, पित्ताशय रस, है ना। तो उसी तरह से ये आंत में विकर रस को ये स्रावित करके घाव पैदा कर देता है। इन घावों से रक्त, म्यूकस आदि मल के रूप में पेचिस के रूप में बाहर आता है। यानी कि इन घावों से जो रक्त है यानी खून, म्यूकस यानी मवाद जो होता है वाइट कलर का, आदि मल के साथ ठीक पेचिस के रूप में बाहर आता है। यह रोग संक्रमित भोजन एवं जल द्वारा दूसरे व्यक्ति में पहुंचता है। तो एक तरह से ये संक्रमित भी होता है। जैसे कोरोना बीमारी आई थी, कोरोना वायरस आया था, जिसमें किसी को छू देने से या खांसने छींकने से भी अगर दूसरा कोई खड़ा है तो उसको भी रोग संक्रमण हो सकता था। तो उसी तरह से ये भी संक्रमित रोग होता है। अगर आपने किसी का संक्रमित भोजन, जूठा भोजन कर लिया है ना, या जूठा पानी किसी का पी लिया, किसी ऐसे व्यक्ति का जिसको ये बीमारी पहले से थी, या फिर इसका सबसे बड़ा कारण ये भी होता है कि भाई घरेलू मक्खियाँ होती हैं, क्योंकि घरेलू मक्खियाँ सबसे ज़्यादा बीमारी उत्पन्न करती हैं। चाहे वो आपका कोई भी बीमारी हो, छोटी से छोटी बीमारी मक्खियों के द्वारा ही होती है। ये क्या करती हैं, एक भोजन पर बैठी, यहाँ पर इन्होंने मलमूत्र अपना त्याग दिया, वही भोजन हम लोग कुछ देर बाद उठा के खा लेते हैं, इतना ध्यान नहीं देते हैं। इसीलिए अपने घर का जो भोजन है उसको भैया ढक के रखना चाहिए, चाहे भोजन हो चाहे पानी हो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा जो 5 है कि यदि हमारे शरीर से थाइमस ग्रंथि निकाल दी जाए तो उसके प्रतिरोधी संस्थान यानी प्रतिरक्षा जो तंत्र होता है हमारे शरीर का, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे हम लोग इस थाइमस ग्रंथि क्या होती है और हमारे शरीर में इसका महत्व क्या होता है। तो थाइमस ग्रंथि से लिम्फोसाइट्स बनते हैं। लिम्फोसाइट का निर्माण इन्हीं के कारण होता है हमारे शरीर में। ये लसिका अंगों जैसे कि प्लीहा, लसिका ग्रंथियों, पैर के गुच्छों आदि में पहुंचते हैं। थाइमस के हार्मोन्स लिम्फोसाइट को जीवाणुओं तथा प्रतिजनों को नष्ट करने के लिए प्रेरित करते हैं। जो ये थाइमस ग्रंथि होती है इसके थ्रू एक हार्मोन स्रावित होता है हमारे शरीर में, जो कि लिम्फोसाइट को जीवाणुओं तथा प्रतिजनों को नष्ट करने के लिए प्रेरित करती है। जीवाणु यानी कि जो हमारे शरीर में जो छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, प्रतिजनों यानी अगर कोई वायरस आ रहा है तो उसको नष्ट करने के लिए प्रेरित करती हैं ये हार्मोन्स। और उसके बाद आप लोग देखोगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये हार्मोन्स जो होते हैं वो सुरक्षा तंत्र को स्थापित करने का भी कार्य करते हैं। यानी जो थाइमस ग्रंथि से हार्मोन्स भैया निकलता है, यानी लिम्फोसाइट जो हार्मोन होता है वो निकलता है थाइमस ग्रंथि से, और ये हमारे शरीर का सुरक्षा तंत्र बहुत ही ज़्यादा मजबूत करते हैं। ठीक है, शरीर में एक बार अगर प्रतिरक्षी बनने पर प्रतिरक्षा क्षमता सदैव बनी रहती है। जैसे कि आपको पता होगा कोविड जब आया था तो आप लोग का सबके इंजेक्शन लगे थे, है ना, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, इस तरह से कई 2-3 इंजेक्शन थे लगाए गए थे। तो वहाँ पर क्या करा गया था, हमारे शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को ही मजबूत करा गया था, है ना। तो अगर एक बार आपका इंजेक्शन लग गया, वैसा तो नहीं कि आप हर साल जाते हो इंजेक्शन लगवाने, एक बार लगा लिया तो आप जो प्रतिरक्षा आपके जो तंत्र था वो मजबूत हो गया आपके शरीर का। तो जो प्रतिरक्षी होगा वो हमारे शरीर में हमेशा विद्यमान रहेगा, हमेशा बनता रहेगा। तो वही लिखा है कि इसमें शरीर में एक बार प्रतिरक्षी बनने पर प्रतिरक्षा क्षमता जो होती है वो सदैव एक जैसी बनी रहती है। और यदि थाइमस ग्रंथि हमारे शरीर से निकाल दी जाए तो भैया प्रतिरक्षा क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। यानी कि जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो यहाँ तक सही से नहीं पहुँच पाएंगे, जिसके कारण हमारा प्रतिरक्षा क्षमता तंत्र है जो वो कमज़ोर हो जाएगा और बाहरी वायरस और जीवाणु हमारे शरीर पर हमला करके हमको बीमारी दे देंगे।
ठीक है, तो ये काम होता है थाइमस ग्रंथि का हमारे शरीर में, इसी कारण हम लोग इसको नहीं निकाल सकते हैं। उसका नेक्स्ट हमारा है परजीविता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। परजीविता क्या होती है, यानी कि नाम से ही पता चल रहा है परजीविता, यानी अपने भोजन के लिए, अपना जीवित रहने के लिए हम दूसरे पर डिपेंड हों। तो देखो आंसर इसका कैसे लिखेंगे। परजीविता एक ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जीव को लाभ होता है तथा दूसरे को हानि होती है। ठीक, लाभ हानि कैसे होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग नॉन वेजिटेरियन हो, आपका मन हुआ भैया चिकन खाने का, तो आप गए बाहर दुकान पर, आपने क्या करा, चिकन खरीद लिया, तो आपको तो फ़ायदा हुआ, आपका मन था खाने का, आपको तो मिल गया, लेकिन उसको क्या हुआ, उसको तो बेचारे को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इसी तरह से एक जीव को हानि होती है और एक जीव को लाभ होता है। इस प्रकार के सजीव अपना पोषण प्राप्त करने के लिए दूसरे सजीव पर आश्रित रहते हैं। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल दिया, चिकन वाला है ना, आपका मन था, आप ले आए, लेकिन उसका क्या हुआ बेचारा, वो तो चला गया ना अपनी जान से, उसको तो हानि हुई, आपको तो फ़ायदा हो गया। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग अगर पेड़ों की बात करें, तो जैसे अमरवेल व किसी पौधे के बीच संबंध। ठीक, अमरवेल क्या करती है, दूसरे पेड़ पर अपना उसका सहारा लेके ऊपर चढ़ती है, लेकिन क्या करती है, उस पेड़ को ये नष्ट कर देती है। तो उसी तरह से अमरवेल और किसी पौधे के बीच में जो संबंध होता है उसको हम लोग परजीविता कह सकते हैं। या फिर हमारा और जो हमारा नॉन वेजिटेरियन का जो संबंध होता है उसको भी हम लोग परजीविता कह सकते हैं। नेक्स्ट भैया आते हैं हम लोग सहोपकारिता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या होती है सहोपकारिता। सहोपकारिता एक ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें दोनों जीवों को लाभ होता है, यानी दोनों जीवों को फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। जैसे कि कवक तथा शैवाल के बीच संबंध। ठीक, ये दोनों बेचारे एक दूसरे के लिए ही काम करा करते हैं आपस में। जहाँ कवक होगा वहाँ शैवाल भी मिल जाएगा, और जहाँ शैवाल होगा वहाँ कवक भी मिल जाएगा। तो अपने पूरे जीवन काल में ये लोग एक दूसरे को ही फ़ायदा पहुँचाया करते हैं। तो इसमें भैया इनको भी प्रॉफिट और इनको भी प्रॉफिट। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए, दूसरे कवक पोषक पदार्थ का जल, इसकी जो डिफिनेशन है उसको आप लोग चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो कि दूसरे कवक पोषक पदार्थ का जल का अवशोषण करना तथा शैवाल भोजन का निर्माण करना। यानी जो कवक और शैवाल होते हैं भैया, इनको प्रॉफिट कैसे होता है एक दूसरे से, ये लोग एक दूसरे का खाना खुद बनाते हैं। जैसे कवक ने अपना पोषक पदार्थ दे दिया और शैवाल होते हैं वो जल का व्यवस्था कर ली, दोनों ने मिलकर भोजन बना लिया। फॉर एग्जाम्पल आप फ्रेंड्स के साथ अपने टूर पर गए कहीं पिकनिक मनाने, तो आप अपने घर से आटा चावल ले गए और उसने भैया वहाँ पर तेल और लकड़ी, चूल्हे का और बर्तन का इंतजाम कर लिया। तो आपके पास कच्चा सामान है, उसके पास बनाने की व्यवस्था है। तो फ़ायदा दोनों को होगा अगर दोनों मिल के काम करोगे, है ना। खाना बन जाएगा, आप लोग खा लोगे, पेट भर जाएगा। और अगर मिल के काम नहीं करोगे तो उसको भी हानि और आपको भी हानि ही होगी। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, रेड डाटा बुक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और क्या होती है ये रेड डाटा बुक। तो एक चीज़ हमें यहाँ से ध्यान रखना, देखो समझ के जाओ भाई, रट के जाओगे ना तो आप लोग एग्जाम में 100% भूलोगे। ये लिख के रख लो, समझी हुई चीज़ हमेशा याद रहती है। रेड डाटा बुक, रेड जो रेड चीज़ होती है यहाँ सर संकेत होता है खतरे का। तो रेड डाटा बुक यानी कुछ खतरे से संबंधित इस बुक में बात करी गई है। तो क्या है वो खतरा, चलिए देखते हैं। विश्व संरक्षण संघ ने जैव विविधता के संरक्षण के लिए संकटग्रस्त जीवों की एक सूची तैयार की, जिसे रेड डाटा बुक कहते हैं। ठीक, मतलब ऐसे जीवों की सूची तैयार करी है विश्व संरक्षण संघ ने, जो कि हमारे जो जितने भी जीव विलुप्त होने के कगार पर हैं उनकी एक सूची बनाता है ये संघ। तो इन लोगों ने एक लिस्ट ऐसी तैयार करी है कि जो जीव हमारे विलुप्त होने की कगार पर हैं उनको संरक्षित करने के लिए इन्होंने एक अलग से व्यवस्था बनाई। मतलब एक लिस्ट तैयार करके सरकार को दिया है कि आपके देश में या आपके शहर में ये जो जीव है ये विलुप्त होने की कगार पर हैं, आप इनकी व्यवस्था कीजिए। ठीक, जैसे कि इस समय हमारे देश में क्या टाइगर, इस समय जो रिजर्व टाइगर हैं, रिजर्व टाइगर आप लोगों ने सुना होगा, एक इन लोग का अलग बनाया गया है, वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं जा सकता है ना। टाइगरों को रिजर्व हमारे देश में, इसीलिए इनका शिकार करने पर पाबंदी लगाई गई है। और आपको पता होगा कई सालों पहले, कई करोड़ साल पहले डायनासोर भी इसी वजह से विलुप्त हुए थे, है ना। तो इस सूची में उन सभी जीवों को शामिल किया गया है जो विलुप्त होने की कगार पर हैं। तो ऐसे जीव जो विलुप्त हो सकते हैं उनको लिस्ट को तैयार करके एक बुक बनाई गई है जिसको हम लोग बोलते हैं रेड डाटा बुक। ठीक, रेड डाटा यानी कि ये ख़त्म होने वाले हैं बस अगर इनका संरक्षण नहीं किया गया तो। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसी से संबंधित है राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो राष्ट्रीय उद्यान, जहाँ से हमको नाम से पता चल रहा है उद्यान यानी किसी पार्क की बात हो रही है, और राष्ट्रीय मतलब अपने देश का। तो राष्ट्रीय उद्यान वह क्षेत्र होता है जहाँ पर वन्य जीव तथा पारिस्थितिकी तंत्र दोनों के संरक्षण के
तो दोनों के संरक्षण के लिए अनुकूल परिस्थितियां होती हैं। ठीक, इन क्षेत्रों में मानवीय हस्तक्षेप जैसे लकड़ी काटना, शिकार करना आदि पर रोक लगा दी जाती है। यानी राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा उद्यान है जहां पर जो विलुप्त होने वाले प्राणी हैं उनको रखा जाता है और उनको वैसी ही परिस्थितियां दी जाती हैं ताकि वहां पर वो सर्वाइव कर पाएँ। जैसे कि आपको पता होगा कि हाल ही में भी लगभग 1.5 से 2 साल पहले नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन पर लेके आए थे कूनो नेशनल पार्क में, उनको रखा गया है। आपको याद होगा नाइजीरिया से लाए गए थे टाइगर, तो है ना 8 या 10 शायद एटलीस्ट लाए गए थे, है ना, कंफर्म नहीं है। तो उनके लिए वहाँ पर वैसी परिस्थितियाँ तैयार की गई थी, क्योंकि नाइजीरिया में देखो क्या होता है, वहाँ पर ऊँचे ऊँचे पहाड़ होते हैं, घास के मैदान होते हैं, नदियाँ होती हैं, तो उनको वैसा ही वातावरण चाहिए था भारत में सर्वाइव करने के लिए। अब चूँकि हमारे भारत में इस तरह का वातावरण नहीं पाया जाता है, यहाँ पर हर तरह की ऋतुएं होती हैं, गर्मी भी होती है, जाड़ा भी होता है, बारिश भी होती है, लेकिन नाइजीरिया में हमेशा ठंड बनी रहती है। ठीक, एक जैसा मौसम रहता है। तो उनको वैसी यहाँ पर परिस्थितियाँ दी गई हैं। उनके लिए कूनो नेशनल पार्क में आप लोगों को पता होगा पहाड़ छोटे छोटे बनाए गए, मिट्टी के नदियाँ बनाई गई, झीलें बनाई गई और घास के मैदान तैयार किए गए ताकि वो यहाँ पर सर्वाइव कर पाएँ। तो उनके लिए अनुकूल परिस्थितियाँ तैयार की गई ताकि वो इस राष्ट्रीय उद्यान में सही से रह पाएँ। और इन क्षेत्रों में मानवीय हस्तक्षेप जैसे लकड़ी काटना, शिकार करना आदि पर रोक लगा दी गई है। यानी कि इस क्षेत्र के अंदर कोई भी इंसान या शिकारी नहीं जा पाएगा, चाहे वो किसी भी काम से हो, चाहे लकड़ी काटना हो, शिकार करना हो या कोई जड़ी बूटी कोई दवाई लेने आप लोग नहीं जा सकते, क्योंकि उसमें पाबंदी है किसी भी मनुष्यों के जाने पर। ठीक है, तो भारत में अगर हम लोग प्रथम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो वो है हेली। ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो सबसे पहला हमारा जो बना था वो था भैया हेली। ठीक है, जिसका नाम इस समय भाजपा सरकार ने चेंज कर दिया और उसका नाम रख दिया है जिम कॉर्बेट उद्यान। आप लोग गूगल पर सर्च करोगे जिम कॉर्बेट उद्यान तो इसके बारे में आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। और ये उत्तराखंड में स्थित है, क्योंकि उत्तराखंड हमारा पर्वतीय इलाका है, पहाड़ी इलाका है, तो वहीं पर इस तरह के जो पार्क होते हैं वो मैक्सिमम आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरह से हमारे जो लखीमपुर साइड के लोग हैं, अगर आप लोग लखीमपुर साइड से हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आपके शहर में है दुधवा पार्क, आप लोगों ने सुना होगा, तो वहाँ पर टाइगरों को रिजर्व किया गया है ना, तो वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं जा सकता है प्रशासन की बिना अनुमति के। तो नेक्स्ट है भैया क्वेश्चन हमारा, मनुष्य में लिंग निर्धारण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो मनुष्यों में लिंग निर्धारण कैसे होता है, कि जैसे कि किसी के बेटी हुई, किसी के बेटा हुआ, है ना, तो आखिर ये होता कैसे, क्या लिंग निर्धारण इसमें कैसे, कौन सा प्रोसेस होता है इसमें हमारे डीएनए का। तो देखो, मानव की प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, चाहे वो नर हो चाहे मादा हो, 23 जोड़ी। ठीक, जिनमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र जो होते हैं वो कायिक गुणसूत्र होते हैं और जिनकी संख्या स्त्री व पुरुषों में समान होती है। तो मतलब जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होंगे वो हमारे पूर्वजों से मिले होंगे, बट एक जोड़ी गुणसूत्र जो होता है वो हमारा लिंग गुणसूत्र होता है, जो ये डिसाइड करता है कि हमारी जो संतान है वो बेटा होगा या बेटी होगी। ठीक है, तो मादा का लिंग गुणसूत्र जो होता है वो XX होता है। देख लीजिए आप लोग, मादा का जो लिंग गुणसूत्र है वो XX है और नर का जो लिंग गुणसूत्र है वो है XY। यानी अगर XY मैच होगा तो यहाँ पर लड़का होगा और डबल X होगा तो लड़की होगी। ठीक, शुक्राणु और अंडाणु में देख लीजिए, आप लोग को वैसे पता होगा सब, लेकिन यहाँ पर थोड़ा हम बता दे रहे हैं। शुक्राणु जो होते हैं मनुष्यों में होते हैं, मतलब लड़कों में 22+X और 22+Y, और वहीं अगर गर्ल्स की बात करें तो 22+X उनमें भी होते हैं, 22+X। देखो यहाँ पर XX है ना, तो ये लड़कियों के लिए होता है, और यहाँ XY है, ये लड़कों के लिए होता है। तो अगर 22+X और 22+X ये मैच हो रहा है दोनों में, तो मादा यानी जो संतान होगी वो इन दोनों की वो लड़की होगी, और अगर ये वाले गुणसूत्र X और Y मैच हो रहे हैं तो जो संतान होगी वो नर होगी, यानी लड़का। क्लियर हुआ। तो इस तरह से लिंग निर्धारण किया जाता है हमारे शरीर में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, मतलब इसकी यूज़ क्या क्या है और हम लोग उसका कैसे यूज़ करते हैं अपने दैनिक जीवन में। तो ये एक ऐसी तकनीक है, आप लोग देख पा रहे होगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा विभिन्न व्यक्तियों या जीवधारियों के मूल आनुवंशिक पदार्थ में विभिन्नताओं को देखा जा सकता है। एक लाइन यहाँ पर हमने पढ़ी, मूल आनुवंशिक पदार्थ में विभिन्नताओं को देखा जा सकता है ना, यानी हर एक इंसान का जो डीएनए होता है वो अलग अलग होता है। आपको पता होगा, आप लोग अगर राशन लेने जाते हो इस समय सरकार की दुकान पर, तो आप लोग देखते होगे आपको अंगूठा लगाए बिना राशन नहीं मिलता है, या फिर कभी ना कभी आप लोगों ने आधार कार्ड से पैसा ज़रूर निकाला होगा, अगर आप लोग अंगूठा लगाओगे तभी आपको पैसा मिलता है ना, इसी तरह से निकलता है पैसा।
तो कभी आपने सोचा है कि हमारा अंगूठा हम लगा के गए, क्या हम लोग ऐसा किसी और का हो? तो ये संभव नहीं है। पूरे विश्व का कोई भी व्यक्ति आप उठा के ले आओ, करोड़ों अरबों लोग रहते हैं पूरे संसार में, अगर किसी का भी जो अंगूठे की फिंगरप्रिंट होगी वो आपसे मैच नहीं खाएगी। इस तरह से जो है बनाई जाती है प्रकृति द्वारा। ठीक, तो फिलहाल हम लोग यहाँ बात करेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। तो जैसे कि हमने बताया कि हर इंसान की जो फिंगरप्रिंट होती है वो अलग होती है, कभी किसी का मैच नहीं होता है, चाहे करोड़ों लोग हों चाहे अरबों लोग हों। तो इसे सर्वप्रथम एलेक्स जेफरे ने इंग्लैंड में विकसित किया था डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक को। तो क्या इसके द्वारा हम लोग यूज़ कर सकते हैं? इनके द्वारा खून, बाल, लार, वीर, योनि द्रव आदि के द्वारा अपराधी, खूनी, बलात्कारी की पैतृक पहचान की जाती है। यानी कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा सीआईडी, तो सभी लोगों ने देखा होगा, बचपन में आता था, है ना, सीआईडी अभिजीत और दया वाला। तो वहाँ पर भैया देखो क्या होता था, जैसे किसी की हत्या कर दी गई, फॉरेंसिक टीम वहाँ पहुँचती थी, डॉक्टर सालुंके, है ना, याद होगा नाम। डॉक्टर सालुंके वहाँ जाके क्या करते थे, वहाँ से फिंगरप्रिंट के निशान उठाते थे, जैसे खिड़की पे हो गया, दरवाजे पे हो गया, है ना। तो वहाँ पर से वो लोग एक स्प्रे डाल के फिंगरप्रिंट के जो निशान होते हैं उनको उठा लेते थे और ला के उसको लैब में टेस्ट करते थे। तो उस व्यक्ति का चेहरा आ जाता था कि भैया ये इनका निशान है। तो उस तकनीक को बोला जाता था वहाँ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। अगर इसका मतलब है कि अगर आप कहीं पर अपना फिंगरप्रिंट दे दो किसी को, तो अगर वो चाहे तो उसकी मदद से वो आपका चेहरा भी निकाल सकता है कंप्यूटर की मदद से। तो उस तकनीक को बोला गया है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपियोइड्स क्या हैं? ठीक, यानी ओपियोइड्स क्या होते हैं? ओपियोइड्स तो यह एक नशीली दवाओं का समूह है जिसके अंतर्गत अफीम, हेरोइन, स्मैक, मॉर्फिन, कोडीन आदि नशीली औषधियाँ शामिल हैं। यानी जितनी भी नशीली दवाएं हैं उनको सभी को एक ग्रुप में रखा गया है और उनका नाम दे दिया गया है ओपियाइड्स। आमतौर पर इसका प्रयोग दर्द निवारक के रूप में किया जाता है, यानी पेन किलर के रूप में किया जाता है। ये हमारे तंत्र को प्रभावित करते हैं। इसीलिए डॉक्टर्स बोलते हैं कि अगर आपके कभी दर्द हो रहा है तो अचानक से आपको पेन किलर नहीं खानी चाहिए, क्योंकि भैया ये एक तरह से ड्रग्स का काम करते हैं, नशीले होते हैं और हमारे जो दर्द को महसूस करने वाला तंत्र होता है, इसको तंत्रिका तंत्र कहते हैं, इसको बहुत ही गहरे ढंग से प्रभावित करते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट भी हमको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरफेरॉन क्या होते हैं? चलिए इंटरफेरॉन की बात हुई है तो यहाँ पर इसको बहुत ही ध्यान से हम आपको समझाएंगे। यह वायरस से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित एक ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थ है। जैसे भाई कोविड आया था इस समय, तो उसी का हम आपको एग्जांपल लेके बताएंगे। किसी को कोविड हुआ है और उसकी कोशिकाओं से रक्त का स्रावण हो रहा है। ठीक, रक्त का नहीं बोल सकते हैं, चलो किसी भी चीज़ का, किसी प्रोटीन का स्रावित हो रहा है। तो यह वायरस से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित एक ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थ है जो इन कोशिकाओं को वायरस के संक्रमण से सुरक्षित रखता है। ठीक, यानी हमारे शरीर में कोशिकाएं होती हैं, उनके द्वारा एक ग्लाइकोप्रोटीन नाम का एक पदार्थ स्रावित होता है जो हमारे कोशिकाओं को वायरस के संक्रमण से सुरक्षित रखता है। यानी अगर हमारे शरीर में ये ग्लाइकोप्रोटीन नाम का पदार्थ होगा तो हमें किसी वायरस का असर हम पर नहीं होगा। इसका प्रयोग रोग निवारक के रूप में किया जाता है। यह अंतः विषाणुओं के गुणन को रोकता है और इसीलिए इसे इंटरफेरॉन कहा जाता है। इंटरफेरॉन यानी आंतरिक मजबूती ये हमको प्रदान करता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रतिरक्षा क्या होता है, इम्यूनिटी क्या होती है। तो इसके बारे में सभी को पता होगा, लेकिन हम बेसिक आप लोग को बताएंगे। किसी भी प्राणी के शरीर में शरीर द्वारा किसी रोगजनक के प्रति रोग उत्पन्न करने से रोकने की शक्ति को प्रतिरक्षा कहते हैं। जिसे व्यक्ति के शरीर में यह शक्ति होती है उसे प्रतिरक्षित कहते हैं। तो इसको आप लोग चाहो तो एग्जाम में बना के भी लिख सकते हो कि प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है हमारे शरीर का, या इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है जो हमारे शरीर को अंतः मजबूती यानी अंदर से मजबूती प्रदान करे कि किसी भी वायरस का असर ना हो हम पर। तो उसको बोलते हैं इम्यूनिटी सिस्टम यानी प्रतिरक्षा तंत्र। नेक्स्ट भैया हम लोग देख लेंगे बीटी कपास यानी कि बीटी कॉटन क्या होता है। कपास में बीटी जीवाणु के अविश प्रोटीन का संश्लेषण करने वाली जीन को जीनी इंजीनियरिंग द्वारा निवेशित करके एक नई किस्म को तैयार किया जाता है जिसे बीटी कपास यानी कि बीटी कॉटन कहते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह आप भैया लेते चलो, वरना आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो वो तो आपको मिल ही जाएगा, बस मेरे टेलीग्राम सेक्शन में आपको जाना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर प्रतिबंधन एंजाइम क्या होता है। तो यह एक ऐसा एंजाइम है जिसके द्वारा डीएनए खंड को विशिष्ट स्थानों से काटा जाता है और इसे आणविक कैंची भी कहा जाता है। यानी हमारे शरीर में अगर डीएनए का कोई अणु बेकार हो गया है तो उसको प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा हम लोग काट सकते हैं। इसे आणविक कैंची भी कहा जाता है। वह एंजाइम जो डीएनए को काटता है उसे प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। यानी प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस ये जो एंजाइम होता है इसकी मदद से हम लोग डीएनए के किसी भी खराब अणु को काट सकते हैं अपने शरीर के अंदर। जबकि डीएनए खंड को जोड़ने वाली एंजाइम लाइगेज होती है, तो काट भी सकते हैं। और दूसरा एक एंजाइम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लाइगेज, उसकी मदद से हम
डीएनए के जो खंड होते हैं उनको जोड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं सह प्रभाविता का नियम क्या होता है। तो जब किसी कारक या जीन के एलील में से कोई भी पूर्ण रूप से प्रभावी या अप्रभावी ना होकर मिश्रित रूप से प्रभाव डालते हैं तो इसे सह प्रभाविता कहते हैं। जैसे मनुष्यों में रुधिर वर्ग, हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड ग्रुप पाया जाता है वो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। जैसे ब्लड ग्रुप कौन से होते हैं, ए पॉजिटिव है ना, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव है ना, जितने भी होते हैं तो वो हमारा सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है सह प्रभाविता का। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर अपूर्ण प्रभाविता क्या होती है। तो जब विपरीत लक्षण के जोड़ों में से एक लक्षण तथा दूसरे को पूरी तरह से प्रभावित ना कर पाएँ तो इस घटना को अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। जब विपरीत लक्षण के जोड़ों में, विपरीत लक्षण यानी एक होगा नर एक होगा मादा, ठीक, उनके जोड़ों में से एक लक्षण दूसरे को पूरी तरह प्रभावित ना कर पाए तो इस घटना को अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल आपको बताते हैं डायग्राम के थ्रू, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। लाल पुष्प लिया गया है जो कि इसको आप लोग मान सकते हो ये है नर, ठीक, और यहाँ पर भैया इसको नाम दे देते हैं हम लोग मादा, ठीक, और ये जो हुआ है भैया ये है इनकी संतान, ठीक। तो नर जो था वो देखिए कैपिटल आर है ना, डबल आर, और मादा है वो स्मॉल आर है, डबल स्मॉल आर। तो इनकी जो संतान होगी वो एक होगी कैपिटल, एक अणु इनका लिया जाएगा और एक अणु इनका लिया जाएगा, यानी कैपिटल आर और स्मॉल आर, और ये गुलाबी हो जाएगी इनकी संतान। जैसे कि लाल कलर में अगर आप सफ़ेद कलर मिलाओ तो वो गुलाबी होता है, उसी तरह से ये जो संतान होगी वो इनकी गुलाबी होगी, जिनमें अपने पिता का एक गुणसूत्र होगा और एक माता का। तो ये जो क्रिया हुई इसको बोलते हैं स्वपरागण। ये पीढ़ी F1 होगी, और जो लक्षण इसमें दिख रहे हैं ये हैं प्रभावी। देखो इन लक्षण जो प्रभाव डाल रहे हैं संतान पर, यानी प्लस आर एक जा रहा है माइनस स्मॉल आर, समझ में आया। तो ये होती है अपूर्ण प्रभाविता। नेक्स्ट आप लोग उसके बाद देखोगे अनिषेक फलन क्या होता है। तो ऐसा फल जिनका निर्माण बिना निषेचन के हो जाए उसे अनिषेक फलन कहते हैं, तथा फल के निर्माण की इस क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। जैसे कि अंगूर, संतरा, तरबूज, ये जो वही फल होते हैं ये बिना किसी निषेचन क्रिया के अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं, है ना। नेक्स्ट देख लीजिए, भ्रूणता पर टिप्पणी लिखिए। क्या होती है बहुभ्रूणता। तो जब किसी एक बीजांड या बीज में से एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न होते हैं तो इसे बहुभ्रूणता कहते हैं। यह घटना अनावृतबीजी पौधों में अधिक होती है, परंतु आवृतबीजी पौधों में यह बहुत कम पाई जाती है। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारे इस संपूर्ण बायोलॉजी के जो टिप्पणियाँ थीं वो भी ख़त्म हुई, और ये जो 20 टिप्पणियाँ हमने आज आप लोग को समझाई, अगर इसमें से आपको 5 भी समझ में आ गई और वही आपके एग्ज़ाम में आ गया तो भाई एक टिप्पणी 3 नंबर की, तो 5 टिप्पणी आपको 15 नंबर हर हाल में दिला के जाएंगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो आज की वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको एग्ज़ाम तक परमानेंट देखने को मिलने वाली है। तो आज की इस प्यारी सी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।